अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट दे रहे हैं और इस लेक्चर में चूँकि आपके जो कोर्स है उसमें से यहाँ इससे आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 आएंगे एग्ज़ाम में और आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। और वेक्टर और टेंसर में से आपके 4 क्वेश्चन होंगे जो कि आपने 4 चैप्टर उसके स्टडी किए हुए हैं। तो अभी हम इसको हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये फास्ट लेक्चर है, आपने साथ साथ इसे नोट डाउन करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी मोशन। इस चैप्टर का नाम है, लेकिन रिजिड बॉडी मोशन को स्टडी करने से पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे मैकेनिक्स से। अब सबसे पहली बात यह कि आपने नोट डाउन कर लें। अगर कहीं वीडियो में कोई आपको मसला आ रहा है तो आप उसे वहाँ पे रोक लें और फिर नोट डाउन कर लें। सबसे पहली बात है कि हम जानना चाहते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स जो है, आप लोगों के पास इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देख लें। मैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मोशन। मैकेनिक्स को हम कहते हैं साइंस ऑफ मोशन, यानी कि एक साइंस है जिसमें हम मोशन के रिलेटेड पढ़ते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इट स्टडीज स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन एंड लॉ गवर्निंग रेस्ट, इक्विलिब्रियम एंड मोशन। तो इसके अंदर आप लोग क्या क्या स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, और मोशन के रिलेटेड हम जो रेस्ट है, बॉडी जब रेस्ट में हो, मोशन में हो, या फिर हम जिसको हम जो गवर्निंग हमारे पास इक्वेशंस होती हैं वो रेस्ट, इक्विलिब्रियम एंड मोशन। तो इक्विलिब्रियम रेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि रेस्ट उस पोजीशन को कहते हैं जो किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। एग्जांपल ले लेते हैं हम रेस्ट और मोशन के रिलेटेड। जैसे कि एक ऑब्जर्वर जो है वो आउटसाइड द कार खड़ा है और कार चल रही है और कार के अंदर 2 लोग बैठे हैं। अब वो दोनों लोग एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट पे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल है, मतलब जो ऑब्जर्वर है, उसके लिहाज से वो मोशन में है। तो एवरीबॉडी जो होती है वो मोशन में होती ही है। जैसे आप एग्जांपल लें कि एक बंदा ज़मीन पे खड़ा है और दूसरा बंदा उसे स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो स्पेस में बंदा है वो ये समझ रहा है कि जो ज़मीन पे खड़ा है वो इन मोशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन और रेस्ट जो है ये बेसिकली ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। एक ही टाइम में एक बॉडी मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। तो सबसे पहली बात है कि आपने मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ के कि मैकेनिक्स की कुछ इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मेजर ब्रांचेस हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, अब वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है क्लासिकल। अब वर्ड क्लासिकल जो है इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स जो पुराने दौर में पढ़ी जाती थी। मतलब जदीद दौर की जो मैकेनिक्स है, यानी कि हम उस वक्त मैकेनिक्स के बारे में जो स्टडी करते थे वो उन चीज़ों के बारे में जब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और बल्कि माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी। तो जब माइक्रोस्कोप ही नहीं थी तो उस वक्त हम बहुत छोटी चीज़ों को देख नहीं पाते थे। तो उस वक्त हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही स्टडी करते थे। लेकिन अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इट डील विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे है माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पे MA लिखा है। तो आपने, इसका मतलब है हम इसमें बड़े ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे आप कोई पत्थर ले लें, टेबल ले लें, कोई गाड़ी ले लें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक जो है, यहाँ पे आपने इन दोनों के वर्ड में डिफ्रेंशिएट करना है। इट डील विद माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो है ना, ये स्मॉल लेवल पे और ये बड़े लेवल पे, मतलब बड़े लेवल में जैसे हम मार्कर की मोशन को स्टडी करेंगे तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करेंगे, और अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरह की मोशन को स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। अब हमारे पास है सबसे पहली बात यह कि हम इन दोनों को मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को फर्दर के हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उनमें से चंद एक को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे रेलिवेंट होंगी। तो सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ पे
डिवाइड किया है क्लासिकल मैकेनिक्स को। तीन ब्रांचेस जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तीन ब्रांचेस में से जो सबसे पहली है वो है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, जिसमें हम पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं और रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। याद रखें स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस फास्टर क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स मीन टू से कि आप लोग उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं जो आपको नेकेड आई से, जो आप खाली आंख से देख रहे हैं, कोई मशीन आप यूज़ नहीं कर रहे, छोटी चीज़ को नहीं देख रहे, तो ऐसी चीज़ों की जो मोशन होती है उसको हम क्लासिकल में ही स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो अब जब पार्टिकल जो है या फिर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन और पार्टिकल की डेफिनेशन को हम फर्दर आगे जाएंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी में सबसे जो आपका क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लेक्चर जो कोर्स चल रहा है उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ। आपने याद रखना है कि जब हम पार्टिकल और रिजिड बॉडी को स्टडी करेंगे तो उसका मतलब है ये किसकी बेस पे हम स्टडी कर रहे होंगे, न्यूटन लॉज की बेस पे। अब न्यूटन लॉज क्या होते हैं, आप लोगों ने मैट्रिक या 9th में इसको स्टडी किया है कि न्यूटन लॉ तीन है हमारे पास, जिनमें हम ये बात कहते हैं कि एक बॉडी, जैसे कि आपके पास ये एक मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पड़ा है तो यहीं पड़ा रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगती, तो ये मार्कर हरकत नहीं करेगा। तो ये न्यूटन का फासला है कि अगर कोई चीज कहीं पड़ी है तो वहीं पड़ी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे मार्कर अगर मूव कर रहा है, तो ये हमेशा के लिए मूव करता रहेगा जब तक कि कोई खुद इसको रोके ना। जैसे कि आप देखते हैं कि ग्राउंड में एक बॉल जब मूव करती है तो जब खिलाड़ी उसको हिट करता है तो एक फील्डर उसको पकड़ लेता है। अगर उसको फील्डर ना पकड़े तो बॉल जो है हमेशा मूव करती रहेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा तो ये होता है बॉल तो रुक जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं, हमेशा ऐसे होता है। तो ऐसा क्यों है, तो वो इसलिए होता है कि वहाँ जो कि फ्रिक्शन की वजह से, वहाँ पे रगड़ की वजह से जो ग्रास है या आपकी ज़मीन के साथ जो है उसकी वजह से वो रुकावट पैदा होती है। अगर वो ना होती, जैसे आप लोग अगर खला में चले जाएं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो हमेशा मोशन में ही रहती है जब तक कि उसको रोका ना जाए। अब हमारे पास है, हम बात करेंगे न्यूटन लॉज की। तो न्यूटन लॉ में आपने ये कहा कि तीन लॉज हैं। एक फर्स्ट लॉ ये है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी यहाँ तक कि उसको कोई रोके ना, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई उसको चलाए ना। इसी तरह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपने देखा होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप शायद ऐसे मैथमेटिकली आप देखते हैं, F इज इक्वल टू एम में। मैकेनिक्स में इस लॉ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। इसी की बेस के ऊपर हम मेजर जो मैकेनिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों की इंटरेस्ट के लिए स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में मैकेनिक्स बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हमारा तल्लुक हर रोज़ हर एक चीज़ से वास्ता पड़ता है जिनकी मोशन को हम स्टडी कर रहे होते हैं। चाहे वो हवा चल रही है तो उसकी मोशन को डिस्कस करना, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी मोशन को डिस्कस करना, अगर कोई गाड़ी चल रही है उसकी मोशन को डिस्कस करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जितना भी मोशन के रिलेटेड कंसर्निंग चीज़ें हैं वो हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, और इनका पर्पस जस्ट डिस्कस करना ही नहीं होता बल्कि साइंस की फील्ड में इनको एप्लीकेबल बनाना भी होता है। तो अब आपका है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम में। एम आपको पता है कि F जो है वो यहाँ पे फोर्स को शो कर रहा है, और M जो है वो मैस को, और A जो है वो एक्सेलरेशन को। अब आपका यानी आपको ये पता है कि न्यूटन टू सेकेंड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, तो आप जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ये है कि आप जितना रिएक्शन होगा उसके मुकाबले में उतना ही रिएक्शन होगा। तो आप इसे कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो सबसे पहली बात ये कि हम जो कि अभी मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि जो ब्रांचेस में पहली ब्रांच आप देख रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। आपने कहा कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए मैकेनिक्स की जो पार्टिकल और रिजिड बॉडी के पढ़ने के लिए हमें न्यूटन लॉ का पता होना चाहिए। सेकंड वन, बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स आर, कुछ हमें ये इनके बेसिक कंसेप्ट पता नहीं चाहिए। याद रखें कि कंसेप्ट की बेस पे आप अगर सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, आगे अपने कोर्स को लेके चलेंगे, तो आपको किसी भी स्टेप के कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको इन चीज़ों का पहले से पता हो, जो कि आपने फिजिक्स में भी काफ़ी हद तक डिस्कस की होती हैं कंसेप्ट, जिसमें से क्या हो गया, आपको स्पेस का कंसेप्ट हो, आपको टाइम का कंसेप्ट हो, आपको मैथ का कंसेप्ट हो, पार्टिकल का हो, और एज वेल एज आपको किस चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए, एंड फोर्स का कंसेप्ट हो, एनर्जी का, वेलोसिटी, मोमेंटम और एक्सलेशन। ये मैं फर्दर जो है उनमें से कुछ चीज़ों को जो आपने पहले छोटी क्लासों में शायद नहीं पढ़ी होंगी उनको तो यहाँ डिस्कस करूँगा, और बाकियों को मैं अभी आपको इसका ओवरव्यू दे के आगे जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले आपके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो आपको न्यूटन लॉस के कंसेप्ट है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। सेकंड वन, फिर आपको ये पता है कि स्पेस जो है वो क्या है, स्पेस वो कौन सा वो रीजन है, कहाँ पे स्पेस है। टाइम जो है क्या चीज़ है, कैसे ये बदलता है, इसके बारे में आपको कंसेप्ट है। मैथ्स का आपको कंसेप्ट है, आप मैथ्स और वेट में डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, ये आपने स्टडी किया है। इसके बाद पार्टिकल का आपको मैं यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे भी। अब हम आते हैं और उसके बाद फोर्स जो है आपको क्या चीज़ होती है, एक एजेंट है जो किसी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है तो उसके अंदर हरकत पैदा करता है या उसको रोकता है या हरकत पैदा करने की कोशिश करती है। इसी तरीके के साथ साथ एनर्जी का आपको कंसेप्ट है, वेलोसिटी का है, मोमेंटम का है, जिसको आप मोमेंटम को हम बार बार डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे। एनर्जी जो है इसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि एनर्जी क्या है, और इसके साथ साथ जो है एक्सेलरेशन जो है ये हम कैसे निकालते हैं, इनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन ये कि इन चीज़ों के बेसिक के बारे में जो आपने 9th या 10th लेवल पे पढ़ा है तो उसको आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कोर्स को अच्छा समझने के लिए। अब हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं अभी क्लासिकल मैकेनिक्स की एक ब्रांच हमने पढ़ी जिसके अंदर हमने रिजिड बॉडी और पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। स्टूडेंट, ये जो कोर्स होगा आप लोग MSc 2 में जाके आप इस कोर्स के बारे में पढ़ेंगे भी, बल्कि इसमें पूरा सिलेबस में आपका कोर्स होगा। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स का नाम देते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली सॉलिड मैकेनिक्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन लॉस। याद रखेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो भी न्यूटन लॉस पे डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ एंड देयर्स एक्सटेंशंस एंड डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। और इसके साथ ये फ्लूइड के बिहेवियर जिसमें लिक्विड और गैसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अभी सॉलिड मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। जो ये कोर्स है लिक्विड और गैसेस के रिलेटेड जो मैकेनिक्स है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, जिसको हम मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड कहते हैं, दिस वन इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। याद रखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच है। एट द एंड, लेक्चर के एंड पे मैं आपको ये सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवा दूंगा, आपने इन तमाम चीज़ों को नोट भी कर देना है। इसके साथ साथ है इसकी दो जो है ना वेल नोन ब्रांचेज है। कौन कौन सी? जो आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स है, यानी मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जो आप पढ़ रहे हैं, एक को हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक्स है, और दूसरे नंबर पे हम एरोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में वी आर डिस्कस लिक्विड्स, और एरोडायनामिक्स में आप लोग गैसेस को डिस्कस करते हैं। तो इतना आपके बारे में आपका जानना काफ़ी है। नेक्स्ट वन है मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड। तो मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड में हमारे पास, आप जानते हैं इलास्टिक का मीनिंग आप जानते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिसमें लचक हो। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इट डील विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स व्हेन दे अंडरगोज डिफॉर्मेशन अंडर फोर्सेस। अच्छा, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है बिहेवियर सॉलिड्स
अंडरगो डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कहते हैं कि जब आप जैसे आप ले ले एक गलेल ले लें, आप उसे खींचते हैं तो उसके अंदर एक चेंज आता है, तो वो क्या हुई है, उसमें डिफॉर्मेशन आई है। इस तरह आप देखें कि वाटर है तो उसको ऊपर से फोर्स लगाएं, या कोई ऐसा लिक्विड है फोर्स लगाएं वो फैल जाए, तो उसमें डिफॉर्मेशन, ये नहीं उसके अंदर एक बिगाड़ है, उसमें एक चेंज आया है। तो ये, तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन मैं पूछ लूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है अभी इस कोर्स का जो आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या है। नंबर वन, आपने कहा कि हम लोग मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स जो है वो साइंस में एक मेजर रोल प्ले करती है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर इसी कोर्स को लेके रिसर्च की जाती है, बल्कि ये हमारी कायनात में आप अगर देख लें तो मैं समझता हूँ कि 99% जो है रोल इन्हीं चीज़ों से है। तो इसके साथ साथ चूँकि हमारा तल्लुक जो है वो सॉलिड बॉडीज से, लिक्विड और गैसेस से पड़ता है, उनकी मोशन को पढ़ने के से पड़ता है, और ये हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम रोल अदा करती हैं। इसके साथ आपने ये पढ़ा कि जो मैकेनिक्स है क्या। नंबर वन, तो आपने कहा कि मैकेनिक्स की डेफिनेशन, मैकेनिक्स की दो मेजर टाइप आपने पढ़ी। एक को आपने जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम दे दिया, और दूसरी को आपने नाम दिया है क्वांटम मैकेनिक्स का। फिर आपने कहा कि क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मैंने आपसे पूछा कि कौन से 3 हिस्से हैं, तो आपने पहले नंबर पे बताया कि पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडीज, जिसमें हम मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी नंबर वन, नंबर टू मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, और नंबर थ्री जो है आपने पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड्स। जो है ये हमने 3 मैकेनिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ब्रांचेस पढ़ी हैं। अब हमारे पास है, हम यहाँ पे बात करने लगे हैं द न्यूटनियन मैकेनिक्स। ये वर्ड आपने अभी सुना, ये न्यूटन से ही निकला है, न्यूटनियन मैकेनिक्स। बेसिकली उस हम न्यूटन लॉज को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है द न्यूटनियन मैकेनिक्स में टू मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स आर दोज ऑफ द पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे बात तो ये है कि आप लोग जब बात करें न्यूटनियन मैकेनिक्स की, तो यानी कि आप ये समझ लें वो मैकेनिक्स जिसके जो न्यूटन लॉ को यूज़ करके इस्तेमाल में लाई जाती है, उसको हम न्यूटनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो याद रखें कि हम जो मैकेनिक्स अभी हमने पढ़ी है, जैसे ये जितने भी हैं हम मैकेनिक्स की ब्रांचेस पढ़ गए हैं, तमाम न्यूटन लॉ के ओबे कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये कि इनको हम न्यूटनियन मैकेनिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो आपने कहा कि न्यूटनियन मैकेनिक्स को समझने के लिए दो खास चीज़ें हैं, एक पार्टिकल को समझना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे रिजिड बॉडी को समझना ज़रूरी है। तो आपके पास है सबसे पहली जो चीज़ है वो है पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल को, एक पार्टिकल जो है, एक जो छोटा सा ज़र्रा है, इसका क्या मीनिंग है, मैं इसको ज़रा भी शायद नहीं उस तरीके से बोल सकता। तो सबसे पहली बात ये कि पार्टिकल क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। अ पार्टिकल इज़ अ पॉइंट, इसका मतलब है पार्टिकल एक पॉइंट है। अब आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है पॉइंट का मीनिंग क्या है। पॉइंट इतना छोटा सा जगह लेता है कि जो आप उसको उसके साइज के लिहाज से उसे सिफर साइज भी कह सकते हैं, यानी पॉइंट इतना छोटा होता है। तो अ पार्टिकल इज अ पॉइंट मैस, और ये पॉइंट मैस यानी कि इसका मैस भी बहुत कम होता है। ए पीस ऑफ मैटर, ये मैटर का एक पीस होता है। हैविंग अ डेफिनेट मैस, इसका एक डेफिनेट मैस होता है, कोई खास मैस होता है। बट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट नो साइज, बल्कि आपने ये कहा कि इसका हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट मैथ होता है और नो साइज, बल्कि साइज जो है ना वो बहुत छोटा, यानी दैट इज अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट, यानी कि ज्योमेट्रिकल पॉइंट मीन के एक बहुत ही छोटा सा ये पॉइंट है। जैसे आप एक पेन से, एक मार्कर से, पेंसिल से एक छोटा सा एक डॉट डालते हैं, तो उसमें भी मिलियंस ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल पॉइंट जो है वो कितना छोटे पॉइंट को कहा जाता है। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट द पार्टिकल इज एन ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्शंस और आइडियलाइजेशन। तो इससे यहाँ पे ये कहा गया है
कि आप सोच सकते हैं कि ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बात को, मतलब इतना ये छोटा है। इन एक्चुअल पार्टिकल एनी बॉडी हुज साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अदर बॉडीज। यानी कि पार्टिकल जो है ना किसी बॉडी का, उसको अगर बॉडी के पार्टिकल को अगर आप कंपेयर करते हैं बॉडी के साथ, तो आप सोचें कि वो उसके न होने के बराबर होता है। along with the it's considered a particle। तो अब यहाँ पे आप लोगों को, चूंकि आगे हम बार बार पार्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिकल के बारे में आपने कितना जानना है वो ये है कि आपने कहा कि ये एक बेहद ही छोटा सा यानी मैटर का एक पीस होता है जो कि इसका कोई डेफिनेट मैस होता है, साइज इसका बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, जिसको ज्योमेट्रिकल पॉइंट समझ लें, और इसकी हम बात करेंगे। अब जैसे जो ही मैं एक बॉडी की बात करता हूँ, जैसे आपने एक पत्थर लिया हाथ में पकड़ा, तो उसमें जब मैं उस पत्थर के अंदर बेशुमार जो है ना वो पार्टिकल्स हैं, तो जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पार्टिकल वो है जिसको हम ब्रेक डाउन करके स्मॉल से स्मॉल एक पीस जो है, स्मॉल से स्मॉल, जिसको हम फर्दर जो है ना उसको पार्टिकल को हम डिवाइड भी नहीं कर पाते, तो उसको हम पार्टिकल का नाम देते हैं, जो कि हम आगे जाके तो इसके इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे अपने कोर्स को चलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी जो है ये है, अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। रिजिड बॉडी जो है ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड वेदर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिजिड बॉडी, तो आप कहते हैं एक बॉडी है, एक बॉल है आपके पास, और वो उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है, और फोर्स लगाने के बाद यानी कि आपने बहुत कम या बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो उसके अंदर जब हमने फोर्स लगाई तो बाल के जो दो पार्टिकल हैं, जैसे कि आप देखें तो ये मेरे पास है एक बाल है, तो मैं इसके ऊपर जो ही फोर्स लगाऊंगा इधर उधर से, तो वो थोड़ी सी दब जाएगी। अगर वो लोहे की बाल भी है तो मैं बहुत हैवी फोर्स लगाऊं तो थोड़ी दब जाएगी वो बाल। तो मतलब ये कि वो जो पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस था वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस में कमी आती है तो वो फिर रिजिड नहीं होती। तो रिजिड बॉडी का तस्वर हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, इस बात को हम जस्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जस्ट हम ये जहन में ला सकते हैं कि यार रिजिड बॉडी होती है, लेकिन हकीकत में कोई ऐसी बॉडी नहीं होती जिसको आप फोर्स अप्लाई करें, बहुत जब मैक्सिमम फोर्स लगाएं और वो उसके अंदर चेंज ना आए। यानी पार्टिकल जो है ना थोड़े से, इसलिए हम कुछ जो सॉलिड चीज़ें होंगी उन्हीं को हम रिजिड के का नाम दे के पढ़ा करेंगे, लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट रिजिड बॉडी का ये है कि उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो जो दो पार्टिकल के दरमियान में पहले डिस्टेंस ऑफ फोर्स लगाने से पहले बाद में भी उतना ही हो, मतलब ये कि उसके फोर्स लगाने के बाद भी उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इतनी सॉलिड हो। तो ये आपने यहाँ पे clearly like particle a rigid body is also aid ऑब्जर्वेशन एंड आइडियलाइजेशन। तो अब हमने ये कहा कि जो रिजिड बॉडी है वो भी बेसिकली पार्टिकल की तरह ही एक ऑब्जर्वेशन ही है या फिर एक आइडियलाइजेशन ही है, क्योंकि कोई भी बॉडी ऐसी हमें नहीं मिलती जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो आपस में उसके जो डिस्टेंस था पार्टिकल के दरमियान वो मेंटेन रहे। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत अगर सॉलिड बॉडी है तो उसके ऊपर आप बहुत ही मैक्सिमम फोर्स लगा दें, मतलब इतनी फोर्स जो हम हाथ से नहीं लगा सकते, किसी मशीन से लगा सकते हैं, तो फिर भी उसके अंदर वो चेंज आ जाता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पे आइंदे के बाद जो रिजिड बॉडी का नाम लेंगे वो जस्ट सिंपली हम आम बॉडी को भी रिजिड का ही तौर पे स्टडी करेंगे। हम ये खुद से एक तस्वर कर लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है। तो स्टूडेंट ये हमारे मैकेनिक्स के कुछ रिलेटेड टॉपिक से था, इसके ऊपर ये आपने नोट डाउन करना है इस लेक्चर को। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास को स्टडी करेंगे। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।